नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। और दर्शकों, कहा यह जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारे किसान। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला यानी कि CPRI शिमला में, जो कि मना रहा है उनका 74वां स्थापना दिवस। तो आइए आपको लेकर चलते हैं 74वें स्थापना दिवस पर। अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर इस प्रोग्राम का शुभारंभ का आगाज करें। मेरा अनुरोध रहेगा तमाम मंचासीन अन्य अतिथिगणों से कि वे मुख्य अतिथि जी के साथ उपस्थित रहें। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ कि हमारे संस्थान का जो स्थापना दिवस है वो भी हम किसानों को समर्पित कर रहे हैं। और आज सेकंड पार्ट जो है हम हमारे संस्थान से जुड़े, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे उन्होंने साइंस में तरक्की की, उसमें से हमारे प्रक्रिया के दौरान छाटे हुए लोग हैं कि कौन हमारे संस्थान में बेस्ट साइंटिस्ट है, उसको भी हम किसानों से रूबरू कराएंगे। कौन हमारे यहाँ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, कौन। और ये प्रक्रिया सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हर साल ये संस्थान करता है। न केवल साइंस में बल्कि ICR लेवल पर खेल कूद का सरकार की भी ये प्राथमिकता है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, क्योंकि जब तक हम मन से सुखी और प्रफुल्लित नहीं रहेंगे, चाहे वो खेत है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपकी रोड सड़क है, कोई भी क्रियाकलाप हो, आपका मन से प्रफुल्लित होना अत्यंत नितांत आवश्यक है। ICR जो इस देश में खेती के लिए विज्ञान और किसान, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा इस बार लाल किले के संबोधन में, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यहाँ तक पहले था, इसमें जय अनुसंधान, यानी कि जिस कार्यकलाप में हम लोग जुड़े हुए हैं उसको बढ़ोतरी के लिए काफी जोर है सरकार का, प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। उस कड़ी में हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी आपसे, जो अनुसंधान नए नए दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आपने ड्रोन का नाम सुना होगा। ड्रोन आपके लिए यहाँ पर प्लेन्स से मंगाया गया है और हिली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो एप्पल के ऑर्चार्ड्स हैं, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आलू की खेती है, हर जगह न मशीन पहुंच पा रही, ट्रैक्टर या छोटी चीजें, हर जगह आदमी और बैल वाली खेती वो लुप्त होती जा रही है। हमें बदलते समय में टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा। और सबसे पहली चीज उसको देखना, तब आपके अंदर विचार आना, आपके FPO बन के ऐसे ड्रोन को, छोटे ड्रोन को, जैसा क्षेत्र होगा उस तरीके की तकनीकी आएगी। ये जो ड्रोन मंगाया है ये प्लेन्स में काफी कारगर है और सरकार हजारों की संख्या में एक साल के अंदर ऐसे ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खरीद रही है। उन्हीं में से एक हमने आज आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये हमारा खाद है या दवाई है उसका इस्तेमाल करेगा। आप से विनती है कि उसको जरूर आप देखें, वो अभी उसको असेंबल कर रहे हैं, रात में उनको बुलाया गया। तो सर, ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने किसानों के लिए खास तौर से, जिससे कि आने वाले समय में हम कम से कम केमिकल इस्तेमाल करके, क्योंकि जो रूटीन की दवाई है उसमें बहुत लगता है, जो मैन आदमी को भी खतरा रहता है, उसके जाने, नाक के द्वारा जाने, हाथों के द्वारा से उसको वजन भी ढोना पड़ता है। जो काम मशीन कर सकती है, कम दवाई देकर कर सकती है। तो इसी तरीके से जो नेचुरल फार्मिंग है उसके ज्ञाता, अगेन मैं उनकी तरफ इशारा करता हूं, हमारे चीफ गेस्ट जी, हमारे मुख्य अतिथि, वो नेचुरल फार्मिंग, हम नेचुरल फार्मिंग का जो मैं किसान की लैंग्वेज में बताना चाहूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जितना कम से कम केमिकल इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज को संभालते हुए ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें। दर्शकों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल, जो कि डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के वाइस चांसलर हैं। कार्यक्रम का उद्घोषण भाषण दिया
डॉक्टर राजेंद्र कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं CPRI शिमला का। जो ये कृषक सम्मान दिवस है, ये हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है। आप सब लोग जानते होंगे चौधरी साहब को। ये इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को पड़ता है और इसी दिवस को सन 2001 से किसान सम्मान दिवस के नाम से मनाया जाता है। जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, ये किसानों के साथ बहुत इनका लगाव था। खुद भी कृषक थे और जो है किसानों के लिए जो कुछ भी हो सकता था, ये पूरा जीवन काल में उन्होंने किया। अगर आप इस संस्थान की बात करें तो संस्थान के एस्टेब्लिश होने से पहले ही आलू के ऊपर अनुसंधान का कार्यक्रम चालू हो गया था और 1935 से ही आलू का अनुसंधान का कार्य चल रहा था और जाके 1949 के वर्ष में इसकी स्थापना, इस संस्थान की स्थापना की गई। बिहार में पटना, जो बिहार का कैपिटल है, वहाँ पे जो है सबसे पहले इसकी स्थापना हुई और फिर 1956 के वर्ष में जो मुख्यालय था उसको यहाँ शिमला में शिफ्ट किया गया। और उसके दो प्रमुख कारण थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो बीज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और दूसरा नई किस्मों के विकास के लिए जो है ये जगह बहुत अच्छी है और उसी के लिए जो है इस संस्थान के मुख्यालय को यहाँ बनाया गया और बाकी जो है हमारे 6 स्टेशन अलग अलग रखे गए। अगर आप ये देखें कि इस संस्थान ने देश के लिए, किसानों के लिए क्या किया है, तो मैं बस खाली इस स्लाइड में यही बताना चाहूँगा कि 1949 में इस संस्थान की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक हमने जो है, जो आलू हमारे देश की उपज नहीं है, ये बाहर की क्रॉप थी, उसको अपने देश में लेके आए और तब से अगर आप देखें तो 10 गुना एरिया बढ़ा और 31 गुना इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उस जो भी इस संस्थान ने अनुसंधान किया, जो वैज्ञानिक यहाँ के लगे रहे, उसका ही ये नतीजा है कि आलू का जो है क्षेत्र, आलू का प्रोडक्शन ये लगातार बढ़ता गया और आज तक हम आलू की 66 नई किस्मों को जो है किसानों को समर्पित कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती के लिए बहुत मशहूर है ये और इनका बहुत काम है इनका। मैं अभी पीछे भी एक बार हमसे इनको एक बार मुलाकात करने की एक बार आपको चांस मिला था, तो उसमें भी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने अपने काम के बारे में हमको बताया। हमको तो बहुत हमको ये अच्छा लगा कि ये आजकल की डिमांड है ये, क्योंकि किसान जो है ना इतना मतलब केमिकल फर्टिलाइजर दे के जो खेत की जो मिट्टी है उसकी एकदम उर्वरा शक्ति एकदम खत्म हो गई है। अब इसको वापस लाने में कम से कम आपको बहुत समय लगेगा, तो ये एकदम सही समय है कि आप विशाल भाई अभी आपको अच्छा बताएंगे, आपको इसके बारे में थोड़ा सा काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और इसके बारे में आप उसको नोट करेंगे और इस पर अमल करेंगे आप। जहाँ तक बात है हमारे जो IPA है, इंडियन पोटैटो एसोसिएशन है, भारतीय आलू संघ है, इसकी स्थापना जो 1974 में की गई थी। हालांकि जो CPRI को एस्टैब्लिश था वो 1949 में पटना में हुई थी। तो चूंकि रिसर्च काम हमारा जो ऑफिस करता है, CPRI करता है, लेकिन उसका फर्दर जो एक्सटेंशन का काम है, जो उनको पब्लिश करना है पब्लिकेशन के रूप में, जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो पेपर लिखते हैं फार्मर्स के लिए चाहे किसी साइंटिस्ट के लिए, उनका काम हमारा IPA करता है। ये किसान दिवस सच में किसान का दिवस नहीं है, किसान के सम्मान का दिवस नहीं है। किसान का सम्मान तो हमेशा रहा है, आपका सम्मान तो है ही है। और मैं तो ये मानता हूं ये दिवस सिर्फ हम लोगों को याद करवाने के लिए है कि पिछले वर्ष हमने किसान के लिए क्या किया
और आने वाले वर्ष के लिए हमारी किसानों के लिए क्या योजना है। ये मुझे लगता है इस कड़ी में ये हम लोगों को याद करने के लिए है। और सम्मान की दृष्टि से तो भारतवर्ष का किसान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा सा बीच में कालखंड आया था, बड़ा थोड़ा सा, 150 वर्षों का, 170-180 वर्षों का, जिसमें हमें जो किसान सर्वश्रेष्ठ था वहां से गरीबी की ओर धकेलना शुरू किया, जब छोटे से कालखंड में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य किया। किसान टैक्स नहीं देता था, जमींदारी प्रथा हमारे पास नहीं थी, लगान हमारे ऊपर नहीं थे। फिर उसके बाद भी एक छोटा सा खंड आया जिसमें यह बताया गया कि हम बड़ी गरीबी में थे, इस देश में भूखमरी होती थी, इस देश में अकाल आते थे। एक तो अकाल आए होंगे, आते थे, हर जगह आते हैं। और बाहर के देशों से गेहूं आई और तब इस देश का आम जन उसको खाकर आगे बढ़ने लगा। और उस 150 वर्ष के कालखंड में हमें यह भुला दिया गया कि 1 लाख वर्ष पूर्व की हमारी खेती की संपदा हमारे पास है। आलू जैसी फसल जो प्रदेश की फसल नहीं थी, जो देश की फसल नहीं थी। आपके वैज्ञानिकों के मेहनत से, लगन से, ज्ञान से, विज्ञान से आज देश दुनिया का आलू उत्पादन में सिरमौर बना है। और जो फसल कभी 150 वर्ष पहले शुरू हुई थी, आज हिमाचल प्रदेश की भी आपकी किस्मों के कारण, आपके अच्छे बीज के कारण, आपका लोगों तक, किसानों तक पहुंचने के कारण एक आम जन की फसल बनी है। आज हम इसको एक स्टेपल फूड के, रेगुलर जो हमारा भोजन है उसके रूप में लेते हैं। हर सब्जी का भाग हमारा आलू है, हर खाने का भाग हमारा आलू है। और मुझे लगता है आने वाली जनरेशन तो ये भी भूल जाएगी कि आलू क्या विदेश से आया था, या आलू हमारी अपनी फसल है। और मैं विशेषकर आज दो विषयों में अपनी बात रखूंगा, और यहां के हमारा सम्मानीय वैज्ञानिक प्रशासन और वैज्ञानिकों से भी 2 निवेदन रखना चाहता हूं। भारतवर्ष के किसान को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है उसकी आय बढ़ानी है। और शायद देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जहां प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, उससे हटकर उन्होंने हम सब इंस्टीट्यूट्स के सामने एक विषय रखा, किसान की आय को दुगनी करना। और ये दुगनी आय कैसे होगी? विज्ञान, तकनीक, इंस्टीट्यूट्स, विश्वविद्यालय, ये सब हम सबके पास है। किसानों का पारंपरिक ज्ञान हमारे पास है, किसानों की मेहनत, लगन और इनोवेशन हमारे पास है। मेरा यह मानना है कि जब तक किसान को जो खेती के लिए जितने भी आदानों का प्रयोग करता है उसकी बाजार से निर्भरता को हम खत्म नहीं करेंगे, किसान की आय बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ा रोड़ा बीच में है। बीज से लेकर सीड ट्रीटमेंट होगी, मैकेनाइजेशन में बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स आएंगे, और वहीं से भी कीटनाशक, फफूंदनाशक, फिर ग्रोथ रेगुलेटर, वो सारा सिस्टम शुरू होता है। और पोटैटो में अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, परंतु सेब का किसान, आप जो जितने भी यहां के सम्मानीय किसान हैं जिनको उत्कृष्ट इनाम भी आज मिला, परंतु हिमाचल प्रदेश के किसानों ने जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्रॉप्स हैं, जिनमें आपको पेस्टिसाइड चाहिए, जिसमें आपको फर्टिलाइजर चाहिए, सेब और ऑक्सीजन वेजिटेबल,
सफलतापूर्वक गाय के गोबर और गोमूत्र से निर्मित सभी आदानों से उसको तैयार कर उस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सब उत्पादन जितना हम करते हैं, सब फसलें हम उगा रहे हैं, ये बिना कीटनाशक बिना फफूंदनाशक से होगी। इससे पर्यावरण खराब होता है, इससे सेहत खराब होती है, इससे पानी खराब हो रहा है, इससे मिट्टी बंजर हो रही है, विषय अलग हो सकते हैं। किसान का विषय सबसे पहले उसका घर चले, उसका जो साल का खर्चा है वो सिर्फ खर्चा ना चले, उसका बच्चा सम्मान पूर्वक की जिंदगी, उसके पास भी वही गाड़ी वही मोबाइल आए जो नौकरी वाले के पास होता है। ये हमारे किसानों ने हिमाचल प्रदेश में सिद्ध किया है। इस मंच से सबसे पहले मैं बधाई दूंगा उन उत्कृष्ट किसानों को जिन्होंने अपने आप को संस्थान से जोड़कर और वैज्ञानिक अनुभवों का लाभ लेकर अपने खेत में काम करना शुरू किया और आज आप प्रदेश के प्रतिष्ठित किसान बने हैं। किस वजह के लिए किस्म होगी, क्या चिप्स बनाना है, क्या खाने के लिए प्रयोग होगा, अधिक पानी कहाँ है, कम पानी कहाँ है, और आपका जो चित्रण आया वो हिमाचल प्रदेश से होता हुआ तमिलनाडु मध्य भारत से लेकर आप मेघालय तक गए हैं। इसलिए आलू आज किसी एक क्षेत्र की प्रमुख फसल ऐसा न होकर आपने देश की इसको प्रमुख फसल बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु एक जो विषय मैंने बीच में रखा, क्या हम साझेदारी से आलू उगाने में हम आपका ज्ञान लें और प्राकृतिक खेती में जो अनुभव किसानों ने अपने अनुभव के आधार पर अच्छे मॉडल तैयार किए हैं, क्या प्राकृतिक खेती और आलू की उन्नत विधि इसको सामंजस्य से काम करते हुए हम इस वर्ष 8-10 मॉडल प्रदेश भर में खड़े कर सकते हैं। ऐसा मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। विश्वविद्यालय इसमें साथ रहेगा और जो किसान आलू प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं उन किसानों को हम बीच में लाने की ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। छोटे किसान के पास आलू क्या हो सकता है? पूरी दुनिया भर में छोटे किसान की चर्चा हो रही है। जो पूरी दुनिया को भोजन मिलता है वो 94% छोटा किसान ही है जो भोजन दे रहा है। इसलिए पहाड़ के किसान के लिए, क्योंकि हम पहाड़ का किसान नहीं है, हमारा किसान सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, हम पूरे हिमालय रीजन को, हम किर्गिस्तान से लेकर भूटान तक हम इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और उन सब देशों की और प्रदेशों की अपेक्षाएं हम हिमाचल प्रदेश से है। कि छोटे किसान के लिए लो कॉस्ट विधि क्या हो सकती है, ये मुझे लगता है हम इस पे भी एक हमारा प्रयास चल रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट इसमें ऑलरेडी काम कर रहा है, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा किसान है वही हमारा अन्नदाता है और इस उपलक्ष्य पे आज हम आए हैं कृषि मेला एवं प्रदर्शनी जो कि आयोजित हो रहा है CPRI शिमला यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। तो आइए ले चलते हैं आपको कृषि मेले में। मैं दहना पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ पे बंद गोभी, फूल गोभी और मटर, आलू और ये बीन्स की फसल होती है। इसके साथ साथ हमारे पास फ्रूट भी है, सेब के बगीचे हैं हमारे और ये सारी फसलें हमारे पास होती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो नई नई तकनीकें सीखें, तो मैम कितने हमारे किसान भाई अवेयर हैं इस चीज़ के? काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। जितनी भी हमारे को यहाँ से जानकारी मिलती है CPRI की तरफ से, खास करके जैसे ये कहते हैं कि केमिकल ना करके
ऑर्गेनिक स्प्रे वगैरह के लिए, तो इसके लिए हमारे को ज़्यादा जागरूक किया जाता है। तो किसान भी अवेयर हो चुके हैं, तो केमिकल को छोड़ करके वो ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं और उससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। सर, कहा यह जाता है कि जो किसान की सबसे बड़ी दुविधा होती है वो ये होती है कि जब वो फसल तैयार होके मार्केट में जाती है, मंडी में जाती है, तो उसको उसका उचित दाम नहीं मिलता। तो सर, क्या आपको उचित दाम मिलता है जब आप अपनी फसल को लेकर जाते हैं? उचित दाम तो नहीं मिलता है। उचित दाम कहाँ मिलता है? जैसे हम टमाटर ही करते तो टमाटर 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, और जबकि उसमें बहुत खर्चा होता है। आलू में भी ऐसे कई बार बीमारी लग जाए, या बीज बहुत महंगा मिलता है, या कोई भी चीज़ बड़ी महंगी मिलती है मार्केट में, मतलब उसका उतना उचित मूल्य ज़मींदार को नहीं मिलता है। दर्शकों, अब मेरे साथ मौजूद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर के प्रमाणिक जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम यहाँ पर जो सीरियल क्रॉप्स के जो है गेहूँ जौ के ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है, और जो शीतोष्ण फल है उसके ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है। जैसे कि आजकल हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि फार्मर्स को इनकम को डबलिंग करना है, तो उसके लिए देखिए पहले तो है जब फलदार पौधे के लिए आपका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जब मिल जाता है उसमें ही अपने आप ही एक इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल कोई जगह से आप ना रजिस्टर्ड नर्सरी से पौधे लेंगे, ना यूनिवर्सिटी से लेंगे, ना कोई शोध केंद्रों से लेकर कोई जगह से ले लेंगे, तो एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एश्योर नहीं होता है। बाकी जो आपका जो है किस्में, वो भी महत्व रखता है, जो कौन से किस्में कौन से हाइट में लगाना चाहिए वो भी रखता है। फिर पॉलिनेशन आपका जो है जिसमें आपको पॉलिनेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो पॉलिनाइजर प्लांट उसी तरह लगाने, जैसे सेब में पॉलिनाइजर प्लांट, नाशपाती में पॉलिनाइजर प्लांट, बाकी जैसे कीवी में मेल फीमेल रेशियो, ये सब मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो है बाज़ार में जब कोई प्रोडक्ट ले जाएंगे उसको प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग भी होना चाहिए। हमारा रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन में शोबरा में है, काफ़ी किसान भाई हमारे पास आते हैं जो हमसे सॉइल टेस्टिंग के विषय में जानकारी लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो व्यावसायिक खेती बाड़ी करते हैं, उनको जैसे वो विभिन्न खादों का इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के स्प्रेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मर के माइंड में ये होता है कि क्या मैं सही खाद डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, या कई बार किसानों का ये भी प्रश्न होता है कि खाद डालने से मेरी पैदावार में कभी फ़र्क नहीं आया। तो उसके कई कारण होते हैं कि जैसे हमारे 17 से अधिक पोषक तत्व जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु बिना टेस्टिंग के हमें ये नहीं मालूम होगा कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम है। और कई बार किसान जिसने टेस्ट नहीं कराया होता वो कोई किसी दूसरे पोषक तत्व का इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पोषक तत्व कम है उसकी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम नाइट्रोजन की कमी है और हम कोई सल्फ़र या फॉस्फोरस की खाद डाल रहे हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए सॉइल टेस्टिंग करके हमें वो पता चलता है कि एग्जैक्ट हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से फिर हमें खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दर्शकों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए थे CPRI शिमला, जहां पे आयोजित हुआ कृषि प्रदर्शनी एवं मेला। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।